अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 मार्च 2022 बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। अब बहुत सी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और जो स्याह बादल थे वो छट रहे हैं। महकमा मौसमियात अब आपको हालात सही बता रहा है और चीज़ें जो है ना बेहतरी की तारीफ जा रही हैं। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, याद रखिएगा मेरी बात। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब के नीचे कई महकमों में बैड गवर्नेंस और उस्मान बुज़दार जैसी चॉइस बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस वक्त आपको छोटी चीज़ों से निकल के बड़ी चीज़ों को देखना है और सोचना है कि हम अपनी सिमत का तयन कैसे करेंगे। पाकिस्तान एक वक्त था कि वो मैटर नहीं करता था, मगर इस वक्त पाकिस्तान मैटर्स। बैरूनी कोफ्तें जिस तरफ चल रही हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पीर वाले दिन आप संडे की रात को आप प्रोग्राम देखेंगे ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब के साथ मेरे, तो भुट्टो साहब के उस दौर का बताएंगे जब पैसों की इन्वेस्टमेंट की अमेरिकन ने या जिस किसी ने भी गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए। आज के हालात उससे मिलते जुलते ही समझिएगा आप, लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पर यह है कि कौम जाग रही है। अब कौम को सारे चेहरे बेनकाब नज़र आ रहे हैं आपको। शहबाज शरीफ का जो बयान, जो बड़ा उन्हें ख्याल आया जिन एब्सोल्युटली नॉट पे, तुम लोगों ने तो हमेशा यही किया है, यही इस मुल्क को बेचने में अहम किरदार अदा किया है। फिर यूरोपियन यूनियन के हवाले से बड़ी परेशानियाँ हो गई उनको। पाकिस्तान को अपनी पोजीशन बनानी है, सफारती ताल्लुकात भी रखने हैं। अभी ऐसी क्या बात है, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसी आई है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिटिकल गैदरिंग में अगर ये बातें कही हैं, जब कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तब बातें करेंगे आप। ये तो भी सिर्फ उनके चेहरे नज़र आ रहे हैं ना। आप इसको नेगेटिविटी में क्यों लेकर जाते हैं? नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना। पॉलिसी मैटर ये अज़हर सिद्दीक का काम है। अज़हर को क्या पता है पॉलिसी का, अज़हर को क्या पता है स्ट्रेटेजिक इशू का, अज़हर को क्या पता है इंटरनल सिक्योरिटी का, अज़हर को नहीं पता इस बात का। यहाँ जितने बड़े बड़े एंकर्स हैं मुझसे गिला कर रहे थे, मुझसे अब स्पेस में पूछ रहे थे कि वो जनाब वकील भी बने हुए हैं, मारे माशियात भी बने हुए हैं, डॉक्टर भी बने हुए हैं, जज भी बने हुए हैं, वकील भी बने हुए हैं और वो पता नहीं क्या क्या कुछ। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जब हमारा टिल्ट हुआ 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 19A के आने के बाद और जब मीडिया चैनल्स की भरमार हुई, हमने इनको रेगुलेट नहीं किया और नाकाम हो चुका है पैमरा। पीका के तहत फेक न्यूज़ भी हम कवर नहीं कर पाए, आवाम तक सच नहीं पहुंच पाता। मैं इतना वक्त निकालता हूँ यूट्यूब चैनल के लिए, तो ज़रा सोचिएगा कि जहाँ मेरी वकालत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे बनाता हूँ मैं, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, 80% काम मैं मुफ्त करता हूँ। तो ये भी एक डेडिकेशन है कि आप तक सच पहुँचाया जाए। मंडे की सुबह को मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें आप तक और रखूँ। अभी 2-3 चीज़ें आपके साथ बड़ी अहम रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, मैं वक्त से पहले बता चुका था आपको, ये जो प्रॉक्सी पिटीशन है ना, और ये नहीं चल सकेंगी। अब खुल के बातें सामने होनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहैसियत पार्टी लीडर अपने जो है ना टोटल 14 हैं या 12 हैं या 14, सॉरी 7 अरकान में उनको शोकस जारी कर दिया है और 7 दिन में कहा कि माफ़ी मांगकर गैर मशरूत पार्टी में वापस आ जाएं। और एविडेंस जो सारी चीज़ें हैं, मुनव्वर का टीवी में इंटरव्यू हैं उनके, सिंध हाउस में मौजूद होना उनका, फिर ख़ास तौर पर सिंध हाउस में जब मौजूद होना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर रहे थे? अगर पार्टी के साथ है तो ये क्या हो रहा था? ये कोई पार्टी शार्टी हो रही थी? अजीबोगरीब सी बातें चलती रही हैं कि महफिलें कैसी होती रही हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। सिंध हाउस के अंदर मौजूद होना इस बात का है कि ये लोग जो हैं ये बिक गए हैं। अब बिकने के मुराद ये नहीं है ज़मीर शमीर के सौदे बंदा घर बैठ के करता है, ये इस तरह नहीं करता। तो ये जो बातें हैं वो एक लिस्ट चल रही है, अली ज़ैदी ने शेयर की है, रियाज अहमद की है,
2013 का बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 17,571 वोट लिए थे, हार गए थे। जब पीटीए में आए तो 1,14,215 वोट लिए। नवाब शेर वसीर 34,752 और 1,10,000। मैं राउंड फिगर। नूर आलम जो बड़ी बातें करता है ना ईमानदारी की, ये इसकी बहुत सी करतूतें आप तक सामने आने वाली हैं वक्त के साथ। वो 22,000 थे 2013 में और 71,000, वो एग्जैक्ट तादाद आ जाएगी। नुसरत पठान जो है ये रिजर्व सीट पे है। क्या क्वालिटी है इसमें, रिजर्व सीट पे दी है, इसलिए वजीहा अकरम को भी रिजर्व सीट पे ही है। रमेश कुमार जो है ना, ये मेरे दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं इन पे पैसे लेने के हवाले से मैं नहीं समझता कि उनका ऐसा काम को, और वजूहात हो, वो एक अलहदा अपनी जगह बात है, लेकिन इनका नाम भी उसमें। अगर राना मोहम्मद कासिम नून 2013 में 88, पीटीए में आए तो 1,02,000। सरदार रियाज महमूद मजारी जो है वो 73,000 थे तो 89,000। ख्वाजा शराज महमूद 57,000 और 78,000 के करीब। और अब यारा सुनिएगा, मलिक अहमद हुसैन डहर, ये जनाब ने 2013 में 187 वोट लिए थे सिर्फ, और 2018 में 74,283 हैं। और मोहम्मद अब्दुल गफ़ार भट्टू जो है ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पीटीआई ज्वाइन की, और सईद बासित सुल्तान बुखारी, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये डिफेक्शन क्लॉज के हवाले से ज़हन में रखिएगा, इनकी इंटेंशन और मोटिव बड़ी क्लियर आ गई है। ये जुर्म करने जा रहे हैं, इनको मौका दिया जा रहा है कि वो जुर्म की जो आपकी इंटेंशन है, आप कह नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, शोकस दिए जवाब दे देना। इंटेंशन और मोटिव आ गया, अब आगे चलनी है बातें सारी, अब बातें सारी चलनी और चीजें आपको के साथ सामने आ जाएंगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, याद रखिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना कि बैठ गए, अभी तो किया कुछ नहीं, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। वो सारे बड़े बड़े एंकर आकर, भाई ये याद रखिएगा, अजहर सिद्दीक एक घर का दरवाजा तोड़ता है। अभी सिंध हाउस का आप जाके किसी मेंबर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना, दरवाजा तोड़ दिया ना, मोटिव आप लेके जा रहे हैं कि उनको मारने के लिए आ रहे हैं, सजा तो मिलनी है ना उस बात की। तो ये मौका आ गया है। इंटरप्रिटेशन के हवाले से आर्टिकल 63 सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग है, मैं साथ ही मिला के आपको बताऊंगा क्या क्या हेयरिंग हुई और क्या चीजें सामने आई हैं, समझ जाइएगा बातों को। आर्टिकल 63 में बार बार बताता हूं, इसमें डिफेक्शन रोक नहीं है। हम जो लगे हुए हैं कि डिफेक्शन करेगा बात, वो भाई मोटिव आ गया सारे के सामने कि डिफेक्शन होने के बाद तो डिस्क्वालीफाई होना है, और ऐसा बंदा जो डिस्क्वालीफाई होना है, ये सगेशियस राइटर्स होने से नमीन नहीं है। इसके रेप्लिकेशन 62(1)(f) के बिल्कुल करीब होने चाहिए फॉर लाइफ, कि जो बंदा इस तरह करे उस आगे इसका आसान हल किया है। आपको क्या जरूरत है नो कॉन्फिडेंस देने की, जाए इस्तीफा दें और नई इलेक्शन लड़ लें आप। चले, ये बैकग्राउंड पे आपका सीजन सारी आ गई हैं। कौमी बीमार के बारे में किसी ने मुझे कुछ शेयर किया है, सबके बारे में, बड़े बड़े लीडरों के बारे में, उसमें जब मंडे का सुबह का प्रोग्राम देखेंगे उस पर गुफ्तगू करेंगे। आईनी दरखास्त, ये पहले बताया ना सिंध हाउस के बारे में, मैंने भी शुरू में ट्वीट कर दिया था, वो बैकग्राउंड में मेरे ट्वीट कुछ चल रहे होंगे कि सिंध हाउस के हवाले से आज खुद नोटिस लिया, आज खुद नोटिस नहीं किया कोर्ट ने। जब मुझे पहले हेयरिंग चली, मैंने भी चल खबर मैं दे चुका था, वापस नहीं मैंने लेनी थी। आगे जो सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के हवाले से तफसीलात आती रही, मैं बताता रहा। चीफ जस्टिस ये जो है ना उमर बंदियाल और जस्टिस मुनीब अख्तर ने हेयरिंग की। मंडे को लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन हालात और वाक़यात इतने तेज़ी से ख़राब हो रहे थे, तो ये तो बड़ा अच्छा किया कि हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 और फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट के हवाले से मामला उठाया है। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील जो हैं वो हमारे दोस्त ही हैं, मंसूर अवान जो हैं, ग़ालिबन वो पेश हुए हैं। कुछ तसव्वुर अवान के नाम से भी चलता रहा, मेरा जहाँ तक ख्याल है मंसूर अवान में, चूँकि वहाँ मौजूद नहीं था। और नवाज शरीफ की जो ताहत नाहली के हवाले से उसमें भी वकील ही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, बहरहाल हमारे यहाँ वकील जो है ना पैसे लिए बगैर पेश नहीं होता, वो अलग बात है। हमारे जैसे कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, मुल्क से प्यार करने वाले लोग जो है ना, वो कई काम जो है ना वो 80% काम मुफ्त करते हैं। जैसा अटॉर्नी जनरल जो है ना जी अदालत में पेश हुए, सुप्रीम कोर्ट बात चाहती है कि कानून पर अमल दरामद किया जाए। आप भी अदालत से रजू करना चाहती हैं, आर्टिकल 63A पर रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया पीर तक सदारती रेफरेंस दायर करेंगे हम, यह फैसला हुआ है। बार की जो पटिशन है वो अमन आमा और आर्टिकल 95 की अमलदारी चाहती है। ये जो है ना चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है, और ये वजाहत की गई आज खुद कार्रवाई नहीं है, हमारे पास दरखास्त पहले आई चुकी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बैकग्राउंड पे वो फिक्सेशन जो मंडे की थी वो आज हुई, वो बैक पे चला रही है। आज़ादी राय और एहतजाज के हक पर क्या कहेंगे, और कल वाले वाक़े पर क्या हुआ। ये वाक़या आज़ादी राय और एहतजाज के ख़िलाफ़ था।
कानून के खिलाफ वर्जी का कोई जवाज़ नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने को बताया। कल के वाक़े का पस नज़र बताना चाहता हूँ, IG इस्लामाबाद और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम जो सियासी फ़रीक़ैन हैं ना तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। 63A पर राय नहीं चाहते, अदालत जो है ना आर्टिकल 63A पर राय नहीं चाहते, पर 63A पर सदारती रेफरेंस पर इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। सदारती रेफरेंस की मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त का ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने बताया है। और इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा दोनों मामलों का आपस में लिंक मौजूद है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त में स्पीकर की जिम्मेदारियों की बात की गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा पार्लियामेंटेरियन और सुप्रीम कोर्ट बार का बहुत एहतराम करते हैं। जस्टिस ने कहा एहतजाज करने वालों को पुलिस ने सिंध हाउस से मुंतशिर किया। ये अटॉर्नी जनरल के 100 के करीब लोग थे और उसके बाद 20 लोग सिंध हाउस से एहतजाज करने पहुंचे। 13 लोगों को सिंध हाउस पर हमला करने पर गिरफ्तार किया। थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया और मजिस्ट्रेट ने 13 मुजाहिरीन को, जो कि बेलेबल ऑफेंस है सारे, तो इसलिए रख नहीं सकते थे। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब इसमें 780 रखने चाहिए। यार खुदा डोंट अपना जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की लार्जर बेंच की जजमेंट पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई इसमें 780 का लगता है। बातें तो बड़ी कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है इससे मतलब नहीं। आइन की अमलदारी के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना भी काबिल ज़मानत जुर्म है? जी जो सब के रिमार्क्स हैं। सियासी अमल आइन और कानून के तहत होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी और कौमी इदारों को धमकियाँ मिली। अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। IG जो है ना जी इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट पीर तक तलब कर ली है। सिंध हाउस को नुकसान पहुंचाया गया। तमाम सियासी जमातें जो हैं कानून के मुताबिक बर्ताव करें। तमाम फरीक़ैन कानून के ख़िलाफ़ कोई इकदाम ना उठाएं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे दोस्त हैं, वोट देकर मुंतखब किया, लेकिन लंदन भी होके आए हैं। बाकी बातें भी हैं और इनका दूर या कहीं से हमारे बार काउंसिल या बार एसोसिएशन का सियासी जमातों से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो ये एजेंडा किसी ना किसी तरह से प्रेस रिलीजें जारी करना, यानी इतनी प्रेस रिलीजें हमने नहीं देखी हैं। यानी कम अज़ कम यानी अपोजिशन ने ये जो आज़ादी इदारे का नाम ये फ्रॉड हो रहा है, बकवास हो रही है, कोई मैंने तो नहीं देखी। चलें बहरहाल इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके वकील मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं और हम सब जो है ना कानून की अमलदारी चाहते हैं। अब ये मामला जो आपको समझना है, आइन का आर्टिकल 184(3) है, बैकग्राउंड पर चल रहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात है। आर्टिकल 15 और 16 की इन्फोर्समेंट की बात है। आर्टिकल 95 जो वोट होना कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, लेकिन इसको 63A से बाहर नहीं निकाल सकते। जो डिफेक्शन कर रहा है क्या उसको वोट डालने की इजाजत होनी? जब उसकी इंटेंशन एंड मोटिव क्लियर है ना। इसमें मैंने तजवीज़ दी थी कि सुप्रीम जो नेशनल असेंबली के रूल्स 2007 उसमें तरमीम होनी चाहिए, अभी तक नहीं हो सका। लेकिन इसके ऊपर जो अब ये राय ली है, ये राय ऐसे नहीं आई है 186A के हवाले से। स्पीकर नेशनल असेंबली ने आर्टिकल 63A की इंटरप्रटेशन के हवाले से आरा मांगी थी वजारत कानून से, वजारत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से, तो वहाँ कहा कि एक तरीका ये भी है, तो इसलिए ये तरीका 186 का अपनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 186 वाला मामला आता है तो ओपिनियन दे देगी उसकी इंटरप्रटेशन के हवाले से। और यानी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जब तक मामला इंटरप्रिटेशन के हवाले से नहीं आता, ये जो है ना, ये जो मुनहरफ अरकान है, ये वोट मैं नहीं समझता ये कास्ट कर सकेंगे। अगर ये करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन वाला बाद का अमल है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर हम करेंगे तो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन हो जानी है। तो सोच समझ के ये फैसला कीजिएगा। सुन लो सारे जो तुम लोग हो, फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन मेरी ज़ाती राय के मतलब अभी नहीं है, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन में इसको इस तरह लेकर आएंगे, अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि अभी तो बाजार यही लग रहा है कि एक दफ़ा ही है, लेकिन इसके रेप्लिकेशन ज़्यादा सख्त होने चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।